मैं आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जल और उसके प्रकार, यानी कि वो सभी तथ्य जो जल से पूछे जा सकते हैं, वाटर से पूछे जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। करते हैं शुरू। जल क्या है? एक यौगिक है जिसका अणु सूत्र क्या होता है? H2O होता है। यानी जल का अणु सूत्र आ जाए या रासायनिक सूत्र आ जाए, ये H2O होता है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार यानी द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो 1:8 होता है। मैं आपको बता देता हूँ इसको हम निकालते कैसे हैं। देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होती है, यानी परमाणु द्रव्यमान या आप अणु भार कह सकते हैं, वो 2 होता है, सॉरी 1 होता है। और यहाँ पर इसके 2 अणु हैं, तो कितना हो गया इसका 2। अनुपात ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, या परमाणु द्रव्यमान आप कह सकते हैं, 16 होता है। तो आप 2 और 16 का जब अनुपात निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा? 1:8। उसके बाद है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन का अनुपात कितना है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ आपको दिखा रखा है कि जो जल में हाइड्रोजन के हैं कितने, 2 परमाणु भाग ले रहे हैं और ऑक्सीजन का 1, तो 2:1। अब बात आती है, अगर ये आपसे उल्टा पूछा जाता है कि जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान का अनुपात क्या है, तो आप 8:1 करेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आयतन का पूछा जाता है तो 1:2 करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है और यहीं से इसको कैलकुलेट कर देना है। उसके बाद जल का अणुभार 18 होता है। अणुभार आप कैसे निकालेंगे? देखिए, हाइड्रोजन का जो अणुभार होता है 1 होता है, और यहाँ पर इसके 2 परमाणु हैं, तो 1 × 2 प्लस के ऑक्सीजन के 16, 2 × 2 और 16 कितने हो गए? ये 18। उसके बाद है शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7। शुद्ध जल की यहाँ पर बात मैंने की है। और शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है। क्योंकि देखिए, पीएच क्या होता है, जिनका 7 से यानी <7 होता है वो अम्लीय होते हैं, और जिनका 7 से बड़ा होता है यानी 7 से 14 तक वो क्षारीय होते हैं। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। यानी कि शुद्ध जल क्या है? विद्युत का चालन नहीं करता, ये विद्युत का कुचालक होता है। जबकि अम्लीय जल क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जल का जो मैक्सिमम यानी अधिकतम घनत्व होता है वो कितने तापमान पर होता है। तो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का न्यूनतम तापमान होता है ये भी कितने पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम और आयतन क्या है? न्यूनतम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और द्रवणांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी इसके बाद क्या होता है? 0 के बाद ये जमना शुरू हो जाता है, जम जाता है। और 0 से ऊपर जाने पर क्या होता है? ये पिघलना शुरू हो जाता है, बर्फ। वर्षा जल सर्वाधिक शुद्ध माना जाता है, यानी जो सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है वो वर्षा के जल को माना जाता है। संपूर्ण जल का यानी जितना भी पृथ्वी पर जल है उसका 97% समुद्री वातावरण में पाया जाता है, और शेष जो बचा 3% ही क्या है? स्वच्छ जल के रूप में जाना जाता है। जल का वर्ष यानी बर्फ में बदलना, यहाँ पर ये वर्ष नहीं है, बर्फ होगा। तो जल का जो बर्फ में बदलना तथा वाष्प में बदलना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। अब बात आती है भौतिक और परिवर्तन जो होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये क्या होते हैं? इनका भी मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन आपको मैं मोटा माटी यहाँ पर बता देता हूँ। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिनमें फिजिकली चेंज आता है, और हम क्या करते हैं, जिस चीज़ से इसका चेंज हुआ उसमें दोबारा इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण देकर मैं आपको बताऊँ, जल का बर्फ में बदलना। आप जल को जमा कर बर्फ बना सकते हैं, और बर्फ का दोबारा से आप जल बना सकते हैं। ऐसे ही वाष्प में बदलना भी भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि आप जल से वाष्प बना सकते हैं और उस वाष्प का यानी फिर से जल बना सकते हैं। आपने देखा होगा, हांडी के ऊपर अगर कोई आप ढक्कन ढक देते हैं तो जो वाष्प बन के जाती है उस पर दोबारा से वो जल के रूप में बन जाती है। तो क्या होता है? एक भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जिसके गुणों में चेंज हो जाता है। जैसे दूध का दही बनना। दही बनने के बाद आपने एक बार दूध से दही बना लिया, उसको वापसी आप दूध नहीं बना सकते, उसके गुण पूरी तरह से चेंज हो चुके होते हैं। उसके बाद है हाइड्रोजन बंध के कारण जल द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल द्रव अवस्था में क्यों पाया जाता है, तो हाइड्रोजन बंध के कारण ही क्या होता है? जल द्रव अवस्था में पाया जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि जल का बर्फ में बदलना या बर्फ का जल में बदलना कौन सा परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन। और जल का वाष्प में बदलना भी भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद नेक्स्ट है जल मृदु तथा कठोर 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ यानी कि हम बात करें टाइप्स ऑफ वाटर के, यानी जल के प्रकार की, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक मृदु जल और दूसरा कठोर जल। कठोर जल क्या होता है? कठोर जल साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है। अब ये होता क्या है? इसमें कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट के बाइकार्बोनेट
घुले रहते हैं। कठोर जल क्या होता है, पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता, नहीं पिया नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें घुले जो लवण होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। अब बात करते हैं मृदु जल के बारे में। मृदु जल क्या होता है, साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न कर लेता है और ये पीने की दृष्टि से भी उपयुक्त माना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जल साबुन के साथ फैन, देखिए झाग को फैन भी आ सकता है, कि फैन उत्पन्न नहीं करता, तो कठोर जल। कौन सा करता है, मृदु जल। पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है कठोर, और पीने के लिए उपयुक्त होता है मृदु जल। उसके बाद बात करते हैं जल की कठोरता के बारे में। यानी जल की कठोरता भी दो प्रकार की होती है, एक तो टेम्परेरी और एक परमानेंटली। तो पहले हम बात करेंगे स्थायी कठोरता के बारे में, यानी कि परमानेंटली हार्डनेस के बारे में। तो जल की जो स्थायी कठोरता होती है, इसमें कैल्शियम के मैग्नीशियम, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। यानी कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट के जो लवण घुले होते हैं, इसके कारण इसमें स्थायी कठोरता होती है। और जल की जो स्थायी कठोरता है, इसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने से दूर किया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जल की स्थायी कठोरता को यानी क्या करने पर, कौन सा प्रोसेस करने पर दूर किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने से। और जल की जो स्थायी कठोरता होती है, इसे उबालकर आसवन करने से भी दूर किया जा सकता है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने की जो मुख्य विधि है वो कौन सी है, परम्यूटेड कहलाती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जल की स्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि कौन सी है, तो परम्यूटेड। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अस्थायी कठोरता, यानी टेम्पोरेरी हार्डनेस। जल की अस्थायी कठोरता, उसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स लवण घुले होने के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता, उसे उबालकर दूर किया जाता है। देखिए उबालकर क्या है, अस्थायी कठोरता को दूर दूर किया जा सकता है, इसलिए डॉक्टर्स वगैरह सलाह देते हैं कि पानी को उबालकर पीना चाहिए। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है स्थायी कठोरता में कि कार्बोनेट जो स्थायी कठोरता है उसको दूर करने के लिए जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर उसको उबालकर दूर किया जा सकता है। और जो उसकी मुख्य विधि बताई थी, परम्यूटेड विधि बताई थी। तो देखिए जब जिससे सोडियम कार्बोनेट मिलाकर स्थायी कठोरता दूर हो सकती है, तो उससे अस्थायी भी कठोरता दूर हो सकती है। अब बात करते हैं सार्वत्रिक विलायक, यानी जल को सार्वत्रिक विलायक क्यों कहा जाता है। जल को सार्वत्रिक विलायक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कई पदार्थों को घुलाने की क्षमता होती है, यानी अपने अंदर कई पदार्थों को घुला सकता है। हमने देखा भी है चीनी नमक वगैरह सबको अपने अंदर क्या है, घुला लेता है। जल का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक अधिक होने के कारण इसे उत्तम विलायक क्या है, माना जाता है। यानी जल का जो है डाई इलेक्ट्रिक जो नियतांक है ये अधिक होता है, इसी कारण क्या इसे उत्तम विलायक भी माना जाता है। कार्बनिक पदार्थ जल का सार्वत्रिक विलायक होने का अपवाद है, क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थों को अपने अंदर नहीं घुला पाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बात किया है जल, और इससे जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं जो भी बन सकते हैं वो सबको हमने डिस्कस किया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।